गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 11th क्लास के लिए जो हम आपका यूनिट पढ़ रहे हैं इट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। देखो, आपके पास अगर दो चार्जेस हैं या कोई मॉलिक्यूल है जो पोलर मॉलिक्यूल है, मान लो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हैं, तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतना ही इस पे नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा। बट चार्जेस जो हैं अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। और उसके बाद उसमें आपने देखना है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, कितने सेंटीमीटर या जो भी आपका यूनिट दिया होगा कितना डिस्टेंस है इसके बीच में। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो नहीं, जस्ट मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है और उसके मैग्नीट्यूड को अगर उसके डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये आपका बन जाता है डाइपोल मोमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सिंपली बात करेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको आप बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे एक लेटर है इसको म्यू बोलते हैं। और होता किसके बराबर है, क्या लिखा है, ई इंटू डी, ई मल्टीप्लाइड बाई डी या क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी, जहाँ क्यू क्या है, ई क्या है, चार्ज है, और डी जो है वो डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई क्या है, चार्ज किसी भी एटम पे, और डी क्या है, डिस्टेंस। इस जो इक्वेशन आपकी दी। देखो यूनिट्स क्या देखते हैं, सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट है अब इनका, हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, इसका भी एक यूनिट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि म्यू होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रखा हुआ है। सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज हम यहाँ पे यूनिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 10⁻⁻10 ESU, हम एक जो यूनिट चार्ज है वो 10⁻⁻10 ESU के बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर 10⁻⁻10। और जो उसका डिस्टेंस का यूनिट है, जो मेन हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, इट इज 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻10 एंड 10⁻8 इन सीजीएस में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और ये जो ESU सेंटीमीटर है इसको आप बोलते हैं डिबाई। क्या बोलते हैं, डिबाई। ये जो एक ESU सेंटीमीटर है उसको आप बोलते हैं डिबाई। ये जो आपका 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इस पूरी चीज को आप बोलते हैं 1 डिबाई, 1 डिबाई। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। डाइपोल मूवमेंट ऑफ HCl, जैसे एग्जांपल लिखी हुई कि HCl का है 1.03 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या 10⁻18 ESU सेंटीमीटर को आप सिंपली लिखेंगे डिबाई 1.03 डिबाई। SI यूनिट में अगर देखते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि 10⁻, CGS में क्या है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अगर SI की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को आपने कन्वर्ट करना है कॉलम में, और इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपने मीटर में। तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो आपका 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम के बराबर होगा। देखो ये 10⁻18 आप ऐसे ही रखेंगे। जो ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको जब आप कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 3.33 इंटू 10⁻10 कॉलम, और सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 10⁻2 मीटर। तो जब ये आप वैल्यूज़ यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे आएगा 3.33, ये 10⁻18, ये 10⁻10 और ये 10⁻2, तीनों क्लब होके 10⁻13
30, तो ये आपका आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻³ कोलम्ब मीटर। किस में? SI में। अब इन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट इज शोन बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव पार्ट। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव से शुरू करके नेगेटिव की तरफ एरो लगाते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट में आपको पता है ये जो क्लोरीन है स्लाइटली नेगेटिव है, इट इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप एरो बनाएंगे और यहाँ पे प्लस साइन पॉजिटिव की तरफ बनाएंगे। तो डाइपोल मूवमेंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल मूवमेंट। बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। देखो एक बॉन्ड जो होता है दो एटम्स के बीच में, अगर कोई बॉन्ड है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जैसे बॉन्ड की लेंथ कितनी है, बॉन्ड का एंगल कितना है, जो एनर्जी कितनी है, ये दो चार चीज़ें आपने पढ़नी है, इनको आप बॉन्ड पैरामीटर्स भी बोलेंगे। तो फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। देखो आपके पास दो एटम है, मान लो ये आपके पास दो एटम्स हैं और ये है और इनका सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है। तो इनके न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के जो सेंटर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। अब वो बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी है छोटी है, उसके लिए बहुत सारे कुछ फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द एटम्स लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जाहिर सी बात है, जितना एटम छोटा होगा, देखो एटम बड़ा अगर होगा, ये दो एटम्स बड़े बड़े हैं ये, तो न्यूक्लियाई उतना ही दूर होगा, और अगर एटम छोटे हैं तो न्यूक्लियाई उतना ही पास होगा। तो जितना एटम का साइज स्मॉल होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? स्मॉल होगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, दूसरा जो फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी मतलब बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, इस पे भी डिपेंड करता है। देखो जो सिंगल बॉन्ड होगा ना वो सबसे लंबा होगा, लॉन्ग होगा। डबल बॉन्ड जो होगा वो थोड़ा सा उससे शॉर्ट होगा, और जो ट्रिपल होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, सबसे कम होगा, उसकी जो लेंथ है वो कम होगी। क्यों? देखो जो आपका यहाँ पे आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड सबसे जो है वो विद इंक्रीज इन द मल्टीप्लिसिटी द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। इंक्रीज इन द मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ये मिसप्रिंट है, ये आपका ऐसे है। सबसे बड़ा जो बॉन्ड होता है इट इज सिंगल बॉन्ड, उससे छोटा आपका डबल बॉन्ड होगा, उससे छोटा आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड में ज़्यादा अट्रैक्शन या स्ट्रेंथ होगी, दो में और ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, और थ्री में और ज़्यादा होगी तो वो और क्लोज आ जाएंगे। तो इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम, और इसकी सबसे कम होगी। तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। The bond length decreases with the increase in the s character in the hybrid orbitals sp, sp2, sp3 bond length। देखो क्या मतलब है इसका, कहता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरह की है, इसमें आपकी मेन sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बोलता है कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ही जो बॉन्ड की लेंथ होगी वो कम होगी। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड की लेंथ कम होगी। अब ये एस कैरेक्टर का क्या मतलब है? देखो हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका मतलब इसमें 50% s है और 50% p है। दो ही ऑर्बिटल हैं s और p, 50% s और 50% p। अब इसमें तीन ऑर्बिटल हैं sp2, इसका मतलब हर एक 33% है, तो s कैरेक्टर इसमें 33% है S, और 66% जो है आपका P कैरेक्टर है। तो यहाँ पे 50% था, यहाँ पे 33% है। sp3 में 4 ऑर्बिटल है, मतलब हर एक का कंट्रीब्यूशन 25% आएगा। तो यहाँ पे S कैरेक्टर कितना है? 25% है, और P कैरेक्टर कितना है? 75% है।
तो इसमें देखा आपने कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp है तो s कैरेक्टर 50% है, जब sp2 है तो 33%, तो 25%। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, उसके बाद sp2 में और sp3 में सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ। तो दिस इज अबाउट बॉन्ड लेंथ। नाउ बॉन्ड एनर्जी, नेक्स्ट जो पैरामीटर है बॉन्ड एनर्जी, मतलब दो एटम जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड है उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, उसको कुछ एनर्जी होगी। वो एनर्जी आप कैसे मालूम करेंगे? यहाँ से आप इसको एनर्जी देंगे तो इसको तोड़ने में आपको जितनी एनर्जी लगेगी वही होगी इसकी बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड to separate them into the gaseous atoms is called the bond energy or bond dissociation enthalpy। कहता है आपके पास अब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो हमने नहीं निकालेंगे ना एनर्जी, तो बहुत जो है वो कम होगी और इतना कैलकुलेट करना भी आसान नहीं। एक सिंगल बॉन्ड को तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, 1 मोल लेते हैं एक ही तरह के बॉन्ड, जैसे H ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है और ये लेना है कितना, 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बॉन्ड्स लेने हैं इस टाइप के, और उसकी फिर उसको जो है 1 मोल लेके हम उनको एनर्जी देंगे और उसको एटम्स एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, H और H एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एनर्जी जो हमें लगेगी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, इसको आप बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। एक ही तरह के होने चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ पे H और O और H को कंपेयर करें। 1 मोल होना चाहिए किसका, H और H का ही सिर्फ, तो हम बोलेंगे इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, और 1 मोल होना चाहिए इसका, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ अलग होगी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? इसमें भी फर्स्ट जो फैक्टर है इट इज साइज ऑफ एटम्स। क्या मतलब है इसका? स्मॉलर द एटम लार्जर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। देखो जितना एटम छोटा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए। अगर एटम बड़े होंगे तो वो दूर दूर होंगे, तो उनको एनर्जी लेस देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। यहाँ पे एनर्जी हाई होगी, यहाँ पे एनर्जी लेस होगी। तो साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द एटम, जितने एटम छोटे हैं उतनी उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि डिस्टेंस जो है उनके बीच का कम है, अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा है। मल्टीप्लिसिटी, फिर वही मल्टीप्लिसिटी कि अब हमें पता है कि जितना ये ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग है, डबल, अब सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, डबल बॉन्ड उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आसानी से कौन टूटेगा? ये वाला आसानी से टूटना, मतलब इसको लगेगी लेस एनर्जी, इसको लगेगी मोर, और इसको लगेगी हाई। सबसे कम एनर्जी इसको लगेगी, उससे ज़्यादा 2 बॉन्ड तोड़ने तो इसको, और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉन्ड या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉन्डेड एटम्स। कहता है कि अगर 2 बॉन्डेड एटम्स हैं और उनके ऊपर सिर्फ बॉन्ड है, कोई लोन बॉन्ड पेयर ही सिर्फ है, कोई लोन पेयर नहीं है, और दूसरे को हम कंपेयर करते हैं कि उसमें लोन पेयर भी हैं, ठीक है, एक लोन पेयर है, एक और बॉन्ड कंपेयर करते हैं जिसमें मान लो 2 लोन पेयर हैं, तो बोलता है बॉन्ड एनर्जी जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा वैसे ही बॉन्ड एनर्जी भी, वैसे बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब ये बॉन्ड वीक होगा, वीक मतलब आसानी से टूट जाएगा, एनर्जी इसके लिए लेस लगेगी, और जहाँ लोन पेयर है ही नहीं वहाँ पे एनर्जी हाई लगेगी क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन लोन पेयर, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे ही नहीं तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा
एनर्जी ज़्यादा लगेगी, बॉन्ड एनर्जी। और अगर एक लोन पेयर होगा तो उससे थोड़ी कम लगेगी, और दो लोन पेयर होंगे तो उससे और कम लगेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। बॉन्ड एंगल, थर्ड जो आपका पैरामीटर इट इज बॉन्ड एंगल। अब एंगल है तो एंगल किसके बीच में बनता है? दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है। द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें आप जो है बॉन्ड को, आपको पता है, एक लाइन से लिखते हैं, तो उसके बीच का एंगल कितना है, उन लाइंस के बीच का एंगल कितना है, उसको आप बोलेंगे बॉन्ड एंगल। जैसे मैं अगर बात करूं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन सेंटर में रहता है, ऑक्सीजन ऐसे और ऐसे, तो ये लाइंस हैं, ये हैं बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना है? तो कितना एंगल है? 180 डिग्री का। इस एंगल को आप बोलते हैं बॉन्ड एंगल। उसी तरह से मान लो वाटर है, तो वाटर में कुछ इस तरह का बॉन्ड एंगल होता है। ये है वाटर, H2O फार्मूला, इस पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एंगल है इसको आप बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इसमें कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट्स, इतना 104.5 डिग्री, इतना आपका बॉन्ड एंगल होता है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस, किसके बीच में एंगल है? ये दो लाइंस के बीच में एंगल है। जो वो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? द बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, representing the bonds in a molecule is called bond angle. So this is your third factor. एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, वाटर में 104.5 डिग्री का है। जो आपका मीथेन है CH4, उसमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स का। ठीक है, तो ये आपके बॉन्ड एंगल आ गया। नाउ बॉन्ड ऑर्डर, लास्ट जो आपका पैरामीटर है इसमें वो है बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल के में, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है, उसको आप बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर, समटाइम्स इट मे बी फ्रैक्शनल। कितने बॉन्ड है? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड्स हैं, एक और दो, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। और कह रहा है कि समटाइम्स इट में भी फ्रैक्शनल, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक होल नंबर हो, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, NO, क्या है एग्जांपल? NO। तो NO का जो बॉन्ड एंगल जब हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो वो आता है आपका 2:1/2, मतलब 2.5, 2:1/2 आता है। क्यों? इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में ऐसे N और O के बीच में तो डबल बॉन्ड होता है, पर इसमें लोन पेयर्स इसके अपने हैं, बीच में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी एक बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी एक बनता है। तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर हम न तो 2 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा, तो ये आता है 2.5 या 2:1/2। दिस इज द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। बट मोस्टली केसेस में जितने बॉन्ड है उतना ही बॉन्ड ऑर्डर भी है। अब बॉन्ड ऑर्डर में हम और क्या देख सकते हैं? जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो होती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। जैसे एग्जांपल हम देखें, F2 और O22 नेगेटिव। इसमें देखते हैं, देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो F2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और 2 में आ गए 16, और 16 के बाद ये जो 2 चार्ज है नेगेटिव, तो 2 उसमें ऐड कर दें तो टोटल इसमें 18। अगर आपको नहीं पता कि O2 नेगेटिव में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो आप इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखें, फ्लोरीन।
अब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है सिंगल बॉन्ड वाला, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। तो इसी का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है O2 2 नेगेटिव, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। और क्या बात कर सकते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कि फैक्टर्स की अगर बात करेंगे, अभी तक हमने हर केस में फैक्टर पढ़े, फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो पहला फैक्टर हम देखते हैं कि ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर स्टेबिलिटी। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी भी बॉन्ड की ज़्यादा होगी। पहला तो ये। दूसरी चीज़ ये देखते हैं, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट बॉन्ड ऑर्डर मोर। मतलब बॉन्ड लेंथ अगर छोटी होगी तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, या दूसरे केस में कह सकते हैं अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी दो एटम्स के बीच में ना। सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। तो ये आप इसमें फैक्टर बोल सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर हो गए आपके बॉन्ड जो है बॉन्ड के पैरामीटर। बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है और बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो इस वीडियो में आपके दो टॉपिक कवर हुए। वन इज़ डाइपोल मूवमेंट क्या होता है CGS में और SI में, उसके यूनिट्स आपने बताने हैं, और बॉन्ड पैरामीटर्स 4 तरह के। ओके, थैंक यू।